हेलो स्टूडेंट्स, हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10 का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पहले कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ये आपका मीन का क्वेश्चन दे रखा है। ये लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे। वनडे मैच में जो है ये कुछ जो स्कोर्स किए हैं क्रिकेट मैच में, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स। यानी ये कह रहे हैं, ये यहाँ उतार लिया मैंने, 0 से लेकर 40 तक जो रन बनाए हैं वो 12 बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने 0 से लेकर 40 तक मारे, और 40 से 80 तक जिन लोगों ने रन बनाए वो 20 थे, 80 से 120 तक 35, एंड 120 से 160 तक 30, और 160 से 220 थी। इनका हमें मीन निकालना है। तो मीन तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान होता है। पहले हमें एक्सआई निकालना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये 40 और 2 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना, 40 का डिफरेंस चल रहा है ना, वो इसमें ऐड करते चले आइए। ये 60 आ गया, ये 100 आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा, ये 180 आ गया। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस जो है आप इधर से लिया कीजिए। कभी कभी ये लिमिट्स जो है ना अलग अलग होती हैं, जैसे 0 से 39, फिर यहाँ 40 से 80 चलता है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क चल जाता है। तो आपको डिफरेंस ऐसे लीजिए, इधर से 0 से 40, वो उस केस में को भी कवर कर लेगा जब ये दोनों अलग हैं। अब आते हैं, हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। ये एफ आई है, यहाँ ये लिखा हुआ है एफ आई है ना, तो इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 12 0 और 240 हो गए, और ये जो है 1200 आ, 2 0 तो ये आ गए, 1200 आ जाएगा, और ये 2 0 ये आ जाएंगे, 3500 आ गया, ये 2 0 ये आ गए, ठीक है, 0 ये आ गया। 18 का टेबल याद है तो अच्छी बात है, वरना फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 सीधा 54, 5 जो है कैरी में आएगा, 18 टू द 36 और 5 41। ठीक है, देखिए छोटे नंबर है, आसानी से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए मैंने इसे डेविएशन मेथड से नहीं किया। जो आसानी से हो जाए उसके लिए वो सीधा सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला डायरेक्ट मेथड जो है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। खामखा उसमें कॉलम वॉलम ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, लेकिन अब बड़े नंबर है तो फिर मजबूरी होती है। ये 0 आ गया, 4 और 4 8, 2 and 2 4 और 5 9, 4 और 5 9, और 2 11 और 1 12, 1 और 2 3 और 5 8, 10 2 12, 1 आ गया, 1 और 1 2 और 3 5 और 4 9 और 13। ठीक है, एक दफ़ा और देख लें कि गलती, 4 और 4 8, 2 2 4 और 5 9, 2 11, 1 12, 1 और 1 2 3 5 4 9 13, ये आ गया। अब ये एफ आई भी ऐड करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा 2 7 10, 1 2 हो गया, 4 7 10 12। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास आ रहा है। तो एक्स बार का फार्मूला या मीन का फार्मूला जो है आपको याद होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और ये है हमारा 13280 अपॉन 120। ये कैंसिल हो गए दोनों, इस 4 7 28 होता है, इस 4 से कैंसिल, अगर आखिर के 2 डिजिट 4 से कैंसिल हो रहे हैं तो नंबर कैंसिल हो जाता है 4 से। 4 3 12, 4 3 12, 4 2 8, और ये आ गया 4 3 12। अभी डिवाइड नहीं हो रहा 3 से क्योंकि इनका समेट आ रहा है, तो ये आ जाएगा। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ इसे, 3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 आया, 2 डिवाइड नहीं होगा तो 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, 6 हो गया, और फिर 6 6 चलता रहेगा, है ना। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, 6 7 कर देता हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1067। वो 6 6 आ रहा है ना, अगर डिजिट जो है 5 से ज़्यादा हो लास्ट डिजिट, तो हम ये कर देते हैं, आपको मालूम होगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है. Two vertical poles of different heights are standing 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर. मैं ऐसा करता हूँ, इसकी फिगर बना लेता हूँ, साथ साथ बनती रहेगी, अच्छा रहेगा. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, दो वर्टिकल टावर की बात कर रहे हैं. तो ये पहले ज़मीन बना ली जिस पर टावर खड़े हुए. ये तो हमारी ज़मीन बन गई जहाँ पर को दोनों टावर हैं, एक यूँ होगा एक इधर होगा. एक ऊंचा है एक नीचा है, वो कैसे मालूम हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन ही देख रहे हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं एक के टॉप से दूसरे का. तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक ज़्यादा एक ऊंचा है और एक नीचा. वर्टिकल टावर्स हैं, सीधा 90 का एंगल ज़मीन से बना रहे हैं. टावर्स हमेशा ऐसे ही होते हैं. ठीक है, अब मैं ये लिखता चलता हूँ, दोबारा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन. टू पोल्स है, टावर्स नहीं है, पोल्स हैं, सॉरी. टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, इनकी हाइट डिफरेंट है. तो ऐसा करें, एक को एक्स मीटर ले लेते हैं, एक को वाई मीटर ले लेते हैं. ठीक है, जो ऊंचा है उसको. हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर. दोनों का फासला जो है इन दोनों में 20 मीटर का है, फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, और फिर कहते हैं ऑन द लेवल ग्राउंड. ग्राउंड जो है लेवल है, जिस पर ये मतलब है, ये ऐसे लेवल ग्राउंड है. लेवल ग्राउंड. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द सेकंड पोल इज 60 डिग्री. मैं इसे फर्स्ट पोल ले लेता हूँ, इसे सेकंड ले लेता हूँ. अब सवाल ये है कि इसमें एक कौन सा ऊंचा होगा कौन सा नीचा होगा. देखो, एक एंगल इन्होंने 30 दे रखा है, एक 60 दे रखा है. तो 60, देखो 30 का अगर ये 30 का ऐसे बनाए तो 60 का ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी. जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है जिस पोल का, उसकी हाइट ज़्यादा होगी. ये 60 डिग्री है. और दूसरा जो कह रहे हैं ये, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. ओ सॉरी, पहले मैं ज्वाइन तो कर लो. ये 30 डिग्री. एक का एंगल ऑफ जो ऊंचा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, जो छोटा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का 30 डिग्री है. √3 की वैल्यू ये लेनी है. √7/3 हमें मालूम क्या करना है. 2 vertical on the level ground, the second from the foot of the top, first power is in. Two vertical poles of different heights standing 20 meters away from each other, पूरा पढ़ रहा हूँ, on the ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the second is 60 डिग्री. ये फर्स्ट पोल है और ये सेकंड है ना. फर्स्ट पोल ये जो एंगल is 60 degree, and angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the tower first power is 30 degree. Find क्या करना है? Find the difference between the their heights. इनकी दोनों की हाइट्स में फ़र्क बताना है. यानी सीधी सी बात है, y माइनस एक्स मालूम करना है हमें. तो y की वैल्यू मालूम कर लीजिए, x की वैल्यू मालूम कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा. और वो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आसानी से आप देख सकते हैं. मैं थोड़ा सा लिख भी देते हैं आमतौर से. ये बता दें कि क्या है पी सॉल्यूशन. पी क्यू इज द फर्स्ट टावर, फर्स्ट पोल.
and AB is the second pole. अब देखो सीधी सी ट्रायंगल बन रही है ए बी पी, ये ले लो, पहले कोई सी ए बी पी ले लेते हैं। इसमें तो हाइट हमें मालूम करनी है, बेस दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी। आपको देखो एक में एक ये आ रहा है 90 के सामने है, तो ये आपका परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, साइड अपोजिट टू द एंगल कह सकते हैं, और ये एडजेसेंट टू द साइड या बेस कह सकते हैं। इन एनी केस जो भी आप कहते चले आ रहे हैं अब तक वो कह लीजिए ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू, ए बी जो है क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, ये टेंजेंट होता है। टेंजेंट या टेन एक ही बात है, वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंजेंट में इसका फुल नाम टेंजेंट ही है ना, तो मैं टेंजेंट ही, और कई बच्चे देखा टेंजेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंजेंट क्या हो गया। तो ए बी अपॉन पी पी, तो ये आ गया एक्स और ये 20 और ये आ गया 1/√3। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 20/√3। और आप इसे चाहो तो रेशनलाइज भी कर लो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर 20√3/3, √3 की वैल्यू आखिर में रखेंगे। अब ये वाली ट्रायंगल, ये तो हमारे पास आ गया x, अब y निकाल लो। उसके लिए हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, इन ट्रायंगल ए पी क्यू। बिल्कुल सेम चीज़ हो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी टेंजेंट थीटा बनेगा, तो ये आ जाएगा आपके पी क्यू अपॉन, वही सेम साइड्स आ रही है ना, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ए पी इज इक्वल टू, इस बार आ गया टेंजेंट 60, ठीक है। और ये आ गया पी क्यू, चलो y लिख देता हूँ मैं हाथ के हाथ से, y अपॉन ए पी है 20 और टेंजेंट 60 होता है √3, तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 20√3 मीटर से, ये इधर भी मीटर लिख सकते हैं। तो हमें y माइनस एक्स बताना है, ठीक है ना। तो y आया है 20√3 माइनस 20√3/2, एलसीएम इसका ले लीजिए, 2 आ गया 40√3 माइनस 20√3, दोनों को माइनस किया तो 40 से ये आ गया 20√3/2, सही है, अपॉन 2 आ गया ये। दिस इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल कर दिया, 10√3 आ जाएगा ना, ये इज इक्वल टू 10√3 मीटर। अब इसके √3 की इन्होंने वैल्यू दे रखी है, टेक पाई √3 इक्वल टू 1.73, तो 10 इंटू 1.73, तो जाहिर सी बात है आगे 17.3 मीटर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना, 73.1 मीटर। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें और जो है, और भी है इसके अंदर, और ये है हमारा ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक लड़का जो है 1.7 मीटर ऊंचा है, वो जो है ग्राउंड पर खड़ा है। 50 मीटर्स अवे फ्रॉम बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उससे 50 मीटर दूर वो वहाँ से खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज 60 डिग्री, वहाँ से उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा 60 डिग्री है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये भी एक तरह से आसानी क्वेश्चन है, मैं बना देता हूँ। तो ये जो है और है,
ये देखिए, ये लड़का है, ठीक है, ज़मीन पर ऐसे खड़ा हुआ है। ये यहाँ पर एक बिल्डिंग है, जा रही है, अभी बनाते हैं। ये जो है इससे 50 मीटर दूर है, और लड़के की हाइट जो है 1.7 है। ये 1.7 मीटर है। अब ये जो है, ये बिल्डिंग यहाँ से जा रही है और यहाँ से जाएगी। ये बिल्डिंग आ गई उसकी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की आंख से देखा, यहाँ पर है लड़का, तो ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो 60 कहा था इन्होंने, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना ज़रूरी है। जब ज़मीन में लेते तो आमतौर से ये हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको एंगल ऑफ, ये 60 डिग्री कहा, जहाँ तक मुझे ये 60 डिग्री है। हमें ये बताना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो देखो, ये 50 मीटर है, तो ये भी 50 मीटर होगा। अब देख लो, इसमें हाइट ये मालूम कर लेंगे, परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड ये आ गई, बेस ये आ गया 60 है, ये मालूम हो जाएगा। अब पूरी ऊंचाई बतानी है बिल्डिंग की, तो ये जो आएगा आपका पास, यहाँ से आएगा ये इतनी जगह, ये जगह और रहेगा, ये जो लड़के की ऊंचाई 1.7 वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो नाम दे देते हैं हम इसे कि ए बी जो है बुआ है 1.7 मीटर, सी डी जो है बिल्डिंग है, ये ट्रायंगल हम कंप्लीट करने के लिए, और ये बी आ गया, ठीक है। लिख देता हूँ मैं इसमें ए बी, सिर्फ इतना काफ़ी है लिख देना, ए बी इज द बॉय 1.7 मीटर tall and CD is the building. एंगल DBE जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री, ये भी मेंशन कर दिया। तो अब बस ये ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल BD क्या होगा, D अपॉन ये वाले जो यहाँ पे आ रहा था वो आ रहा, ये अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस ये एडजेसेंट साइड आ गई B, और ये टेंजेंट 60 हो जाएगा। देखिए एक चीज़ फिर बता रहा हूँ, ये जो है आपको टेंजेंट की साइज, टेंजेंट 30, टेंजेंट 45, टेंजेंट 60, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3, ये सिर्फ यही 3 वैल्यूज़ इन क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद कर लेनी है, कम से कम 3 तो याद कर ही लें। अभी डी तो हमें मालूम ही करना है, बी कितना है 50, टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो इस तरह से डी बराबर आ गया हमारे पास 50√3 मीटर। इसमें ई सी और जमा कर दो। अच्छा, √3 की वैल्यू दे रखी होगी शायद उन्होंने इसमें, देखते हैं। हाँ, टेक √3 इज इक्वल टू 1.73, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 50 इंटू 1.73 जो पहले ली थी मीटर, तो एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ आ गया, 5 3 द 15, 5 7 द 35 एंड 1 36, 3 5 8 डेसिमल, ये एक ज़ीरो इसका भी चलो लगा देता हूँ, एक ज़ीरो की वजह से आ गया, 2 के बाद ये डेसिमल आ गया। अब लिख लीजिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लड़के की हाइट और ऐड कर दीजिए इसमें, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ तक 86.50, हमें इसमें ये 1.7 और ऐड करना पड़ेगा, तो 86.50
प्लस 1.7 मीटर इज इक्वल टू 0, 5 और 7 12 और ये 1 और 6 8 और ये 8। बिल्डिंग की हाइट ये हो गई 88.20 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 10 हो गए, 10 के दोनों पार्ट्स हो गए। अब आते हैं हम 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ये मैंने फिगर बना लिए, टाइम लगता है गोलाई वोलाई बनाने में, वैसे ही फिर समझाने का टाइम और कम रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा ये सेक्शन में चलिए यहाँ पे ये सेक्शन सी है, सेक्शन सी शुरू हो गया। ये कह रहे हैं द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए स्फेरिकल, इस कहाँ गए यहाँ, द स्फेरिकल शेल एंड आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक नारियल की तरह की शेल है। शेल जो है नारियल की तरह का होता है कि अंदर से बिल्कुल खोलो होता है और इधर उधर उसमें नारियल जैसे लगा होता है, ऐसे ही। ठीक है, तो अंदर वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जो बाहर है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ मेल्टेड, जैसे पिघला लिया गया, मेटल का बना हुआ है, पिघला लिया गया है और इसको दोबारा जो है एक सिलेंडर की शक्ल में ले आए जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। हमें मालूम करना है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हाइट और टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको, नारियल की तरह की चीज़ है, कोई शेल है जो बाहर का हिस्सा है जिस पर छिलका सब लगा हुआ है वो तो 5 सेंटीमीटर है, और जो अंदर का है ये नारियल है एक तरह से, है ना, ये जो मेटल है ये 3 सेंटीमीटर है। इस हिस्से को अब इसको पिघलाया गया, पिघलाएंगे तो यहाँ पे तो खाली जगह है, तो नारियल तो ये होगा ना, मतलब मेटल जो है वो यहाँ पर होगा, तो ये इसका वॉल्यूम जो है इस मेटल से ही सिलेंडर बनेगा, इस खोखली जगह से थोड़ी बनेगा। ये मेटल जो है इससे सिलेंडर बनेगा, और सिलेंडर जो बनाया गया उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। हाइट हमें मालूम करनी है। पहली चीज़ तो ये कि जब हम किसी चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ में बदलते हैं तो दोनों के वॉल्यूम जो है चेंज सेम रहते हैं। जो इसका वॉल्यूम होगा, जो मेटल यहाँ से निकल रहा है, वही इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। अच्छा, अब जो है हम यहाँ मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सर शेल लिख लो, पहले शेल लिख लेते हैं, नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द शेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है हमें रेडियस का मालूम है, वो आएगा पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 14/2 स्क्वायर। एच तो हमें मालूम ही करना है। ठीक है, अब देखिए इसका शेल का वॉल्यूम कैसे निकालें, बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लें और अंदर वाले का निकाल लें। ठीक है ना, बाहर वाले में जैसे अगर मैं नारियल ले रहा हूँ तो बाहर वाले का इसका जो आएगा उस गोले का, बाहर वाले का, वो तो नारियल वाला इससे भी आ गया। फार्मूला क्या होता है उसका, पाई आर स्क्वायर आपको मालूम है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा है कि बाहर वाले जो वॉल्यूम, ओहो, उस सिलेंडर का वॉल्यूम लिख गया, उसका स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहीं लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखिएगा ना, वॉल्यूम तो सिलेंडर में कहाँ लिख दूँ, चलिए खैर याद रखिए 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है यहाँ पर बड़े, चलो आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ लिखते हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ओहो
स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना फार्मूला हमारे पास। तो बाहर वाले का मैंने रेडियस ले लिया है आर, ये रेडियस जो है मैं इसे आर ले रहा हूँ, ये वाला कैपिटल आर, और ये नीचे ये जो है ये स्मॉल ले लिया है, इसके हिसाब से फार्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ से लिख लीजिए पाई 7² चाहे तो 49 इसे लिख दीजिए इंटू एच। यहाँ से हमने 4/3 पाई कॉमन लिया और ये बचा आपके पास R5 आ जाएगा बड़े का और छोटे का आ जाएगा 3 क्यूब। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 49H इज इक्वल टू 4/3 125 माइनस 27, 4/3 इंटू 15 7 8 आ गए और ये 9 आ जाएगा। 49H इज इक्वल टू ये आ गया, H इज इक्वल टू 4/3 98 इंटू 1/4, चलो यहाँ लिख लो, ये 98 के नीचे लिख लो, एक ही बात है। 49 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 8/3 मीटर, मीटर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, और डिवाइड कर लो 2/3 सेंटीमीटर, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 8 आ गया। ये आंसर हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका दे रखा है इन्होंने इसका सर्किल पर। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, ये फिगर भी देखते चलिएगा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए मैंने, ये एंगल इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया है, टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, इनका सम 180 हो, इज सप्लीमेंट्री, ये वाला एंगल जो है सप्लीमेंट्री है किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। देखिए ये पॉइंट्स जहाँ पर टेंजेंट सर्कल से मिलता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये लाइन जो है हमने ज्वाइन कर दी है, तो ये कह रहे हैं सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। सबटेंड करने का मतलब है ये लाइन जो है इसके एंड पॉइंट से यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, तो ये कहलाता है एंगल सबटेंड करना। तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है और ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं सप्लीमेंट्री हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री है। एक्चुअली इसी बुनियाद पर हमने वो जो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है वो यहीं पर था कि ये आपको एंगल दे रखा था उन्होंने कि 60 का एंगल है ना, वहाँ पर 60 लिखा था, तो ये सप्लीमेंट्री है तो ये 120 का, मैंने यही करा था कि एक रेडियस लेकर 120 का एंगल बना दिया था, ठीक है ना। और 90 का ये भी टेंजेंट हो गया, 90 का ये बना दिया, 90 का ये बना दिया, तो टेंजेंट बन गया, तो ये इस तरह से 60 का एंगल आ जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ये बताइए एंगल PQO कितना है, 90 डिग्री। क्यों? एंगल PRO कितना है, 90 डिग्री। रीज़न, एंगल्स बिटवीन ए टेंजेंट angle between a tangent and radius at the point of contact, at the point of contact, ठीक है। पहली थ्योरम ये है कि रेडियस और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होते हैं, जो 2 थ्योरम है सर्किल में एक ही है। एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इस वजह से 90 की डिग्री है। और उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो अब वही लिख रहा हूँ मैं, इन क्वाड्रिलेटरल
इन क्वाड्रिलेटरल का नाम हुआ OQPR। तीनों एंगल लिख लीजिए। पहले लिखता हूँ मैं ये एंगल PQ, यहाँ से शुरू करते हैं। एंगल QR, ये वाला लिखा। अब ये वाला लिख लेते हैं जिसे मैंने ऊपर लिखा एंगल PQ। एंगल PQ प्लस एंगल QPR प्लस एंगल, ये वाला एंगल PRO। ये सब मिलाकर 360 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों मिलाकर, ये एक तो एंगल PQR, ये तो PQR तो ये हुआ। ये कौन सा एंगल? एंगल QR। ये एंगल QR तो ऐसे ही रहेगा, प्लस PQO, ये 90 का हमने लिख दिया ऊपर, प्लस QPR ऐसे ही रहेगा, ये PRO भी हमने ऊपर 90 का लिख दिया, इज इक्वल टू 360। तो एंगल QR जिन्हें हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है वही आ रहे हैं, QR प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हैंस प्रूफ। तो ये इस तरह से प्रूफ हो गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम, अच्छा इसका सब वो भी होगा, या फिर एक और फिगर बन रही है। क्वेश्चन नंबर 12 में है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, दूसरे है, आर ड्रॉन टू ए सर्किल, इस सर्किल पर ड्रॉ किए गए, विद सेंटर हो, सेंटर इसका वो है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव डैट, हमें प्रूव करना है एंगल PTQ, ये वाला एंगल, प्रूव डैट एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ। ज्वाइन कर देता हूँ, मैंने ज्वाइन नहीं किया, इसका जो है OPQ, ये प्रूफ करना है कि इसका जो है डबल है। ठीक है, फिर बता दूँ, ये एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, TP एंड TQ, सही है। और हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल है OP, ये वाला एंगल जो है इस एंगल का डबल है। तो इससे हम शुरू करते हैं, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन देखिए, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है ना। तो TP इज इक्वल टू TQ। रीज़न आप लिख सकते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट of the tangent drawn from an external point are equal, लेंथ कर देते हैं, R लिख रहा हूँ ना, R इक्वल, इस तरह से TP TQ बराबर है। तो अगर किसी ट्रायंगल बन रही TP, दो साइडें बराबर हों तो दो एंगल भी बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। इस साइड के सामने ये एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल है, इज इक्वल टू एंगल TQP।
इसका भी रीज़न लिख देता हूँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहाँ और कर लीजिए, इन ट्रायंगल PTQ, ठीक, ट्रायंगल PTQ में दोनों बराबर है, क्यों बराबर है कि इक्वल साइड जो है ये TP है उसके बराबर है। अब देखिए किसी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम हमें मालूम है 180 होता है, तो इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल PTQ, ये वाला एंगल आ गया, अब ये लिख लेते हैं, प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब हम आते हैं इसे आगे कंप्लीट करने के लिए। तो तीनों एंगल के सम 180 है। इसके अंदर ये हमने लिखा है TPQ और TQP दोनों बराबर हैं, तो मैं इसे TQP को भी क्या लिखने जा रहा हूँ, TPQ। देयरफॉर एंगल PTQ, तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 180। एंगल PTQ प्लस 2 एंगल TPQ, ये दोनों सेम एंगल हैं, ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PTQ, हमें TPQ निकालने से PTQ निकालना है, तो इसको इधर रहने देते हैं, इज इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल TPQ। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे PTQ है, वो तो आ गया, अब इसे बदलना है TPQ को। अब ये TPQ जो है, देखिए इसे 1 लिख देता हूँ मैं। नाउ एंगल OPT इज इक्वल टू, ये देखिए OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रीज़न वही है, टेंजेंट, ये लेंथ नहीं, ये नहीं है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ लिख देते हैं, टेंजेंट एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये परफेक्ट 90 डिग्री का होता है ना, पहली थ्योरम में, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये 90 होगा OPT। अब ये देखिए OPT इज द सम ऑफ OPQ प्लस TPQ। ये OPT जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये इस तरह से आ रहा है, ये ये P आ गया, ये T आ गया, ठीक है, Q यहाँ पे जो आ रहा है, तो ये पूरा एंगल OPT जो है इन दोनों का सम के बराबर है ना, सही है नहीं? तो मैं इसकी OPT की वैल्यू लिख रहा हूँ, एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। TPQ की वैल्यू निकाल लीजिए, वो यहाँ रख दूंगा मैं, एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल OPQ। सो फ्रॉम 1, ये 1 में रखने जा रहा हूँ TP की वैल्यू, तो इधर PTQ लिखा हुआ है, एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 290 माइनस OPQ, एंगल OPQ, 180 माइनस 2
एंगल 90 माइनस कहाँ गया 90 किधर था ये, हमें ओ पी क्यू की वैल्यू लिखनी है। ओ पी क्यू किधर लिखा है, ये आ गया आपका ओ टी पी टी दो दिस इक्वल टू दिस, ओ पी क्यू इज इक्वल टू टी, कहाँ लिखा था हमने, पी टी क्यू, टी पी क्यू, ये आ गया आपके पास पी टी क्यू इज इक्वल टू, कहाँ से लिख रहा था ये पी टी क्यू, लिखे कंफ्यूज हो गया एकदम, पता नहीं कहाँ से लिख, अच्छा फ्रॉम वन पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू टी पी क्यू की वैल्यू आपको लिखनी है, वो ये है 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, ये आ गया आपके पास टी पी क्यू की वैल्यू हम लिख रहे हैं 290 माइनस ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू। ये 180 से 180 कैंसिल हो गया, देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सही है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। अब 13 और 14 रहते हैं। ये 12 हो गया, ठीक है। अब 13 पे आते हैं हम। ये केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। देखिए अक्सर केस स्टडी क्वेश्चंस में ये पहला पैराग्राफ जो है ना, जहाँ तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के व्यू से है, ये तकरीबन उसके हिसाब से बेकार होता है, आपके नॉलेज में इजाफा कर सकता है। जैसे इन्होंने पहले ग्राफ में बताया है कि पहले पैराग्राफ जो लिखा है उसमें मतलब ये बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बताया है। ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ नेविगेशन के लिए, वेदर इट इज़ बाई लैंड, आप चाहे ज़मीन पे चलें या मतलब हवा में, पानी में, कहीं पर भी। GFC रेडियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प्स टू लोकेट द पोजीशन ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है सर, सैटेलाइट से जो है आप ये GPS सिस्टम से मतलब आपकी पोजीशन क्या है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना खैर है, लेकिन ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मदद नहीं करेगा। ए गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर ऑब्जर्व दैट, मैं फिगर साथ साथ बनाता चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहे हैं कहाँ गए, ए गार्ड स्टेशन, ये है ये 240 मीटर, कहाँ गया, ए गार्ड स्टेशन द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, यहाँ पर है वो गार्ड, इस जगह पर। ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, एक बोट आ रही है उसकी तरफ, ये बोट आ रही है उसकी तरफ, ये है बोट, मैं नाम लिख देता हूँ, AB इज द टावर एंड C इज द बोट, और इसके टावर की हाइट है 140। ए गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 टावर ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट, ए किलोमीटर और द इन किलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है और जो कि आपको ये स्लोप कितना है उसका एंगल बता देता है। यूज फॉर मेजरिंग द एंगल्स ऑफ स्लोप्स, यानी कि टिल्ट कितना है। द गार्ड यूज द किलोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, सीधी सी बात है, किसी से कि हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, कैसे मालूम किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। हमेशा देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है या एलिवेशन है, हमेशा इसी एक लाइन ऐसी होना चाहिए। एलिवेशन जब यहाँ से लेते हैं तो ये लाइन होती है, तो ये जो है आपके पास, अच्छा चलिए, ये देखा उनने 30 डिग्री है, तो हमेशा ये इसके बराबर हो जाता है हमेशा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो इसके बराबर हो जाता है।
फाउंड टू बी 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन है मेक ए लेवल फिगर, फिगर तो हमने बनाई ली, ऑन द बेस, ये लेवल फिगर ही कहलाती है, ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट, क्या करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। ये तो हमें ये डिस्टेंस बताना है, AC कितना है, सपोज इट इज x मीटर, ठीक है, ये हमने मान लिया, तो ये तो आसान है। मैं लिख दूँ AB इज द टावर, एंड C इज द बोट। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC आप देख सकते हैं AB अपॉन AC परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मैंने आपको पहले ही बताया कि टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। AB 240 दे रखा है, तो दोनों जगह AB लिख दिया, ये क्यों अपन AC 240 इंटू, अच्छा अभी यहाँ लिख लेता हूँ AC इज इक्वल टू 1/√3। तो AC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 240√3 मीटर। ये पहला हिस्सा हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं आफ्टर 10 मिनट्स, ये है, अगर कुछ आपको नज़र आ रहा हो तो ये आपको अपने उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे बड़ा करता हूँ तो और प्रॉब्लम होती है। आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद, द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड टू 240√3 - 1। उसका इतना कम हो गया 240√3 - 1 मीटर। He immediately raised the arm. What was the new angle of depression of the top of the observation? मैं आपको बता दूं, ये जो है बोट यहाँ थी, ये इधर आ रही है 10 मिनट के बाद, हालांकि 10 मिनट अनइम्पॉर्टेंट है कुछ, ये 10 मिनट के बाद जो है उसका वो जो है कितना हो गया, रिड्यूस कितना हो गया 240√3। ये डिस्टेंस जो है उसका, ये 240√3 - 1, ये कम हो गया है। अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन की बात करें ना, अभी देखता हूँ मैं, पहले इसे ज्वाइन कर दूँ, वो तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा हमें, एलिवेशन और डिप्रेशन हो। एक मिनट, ठीक है, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें मालूम करना है, खुद ही मालूम, ये मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है, ये बराबर आ गया इसके, ये बताना है आपको एंगल कितना है, सही है। इसमें ये तो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है, ये भी कुछ नहीं है। आप देखो ये मालूम कर लो, इसे मैं D लिख देता हूँ, AD इज इक्वल टू, AD बराबर होगा AC - CD। AC कितना था अभी हमने निकाला 240√3 माइनस ये कितना आया हमारा, अच्छा 240, अच्छा यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट अंदर आ रहा है ना, 240√3 - 1, दिस इज इक्वल टू 240√3, ये आया 240√3, इसकी वजह से -240√3 हो गया, ये आया -2√3, ये फिर प्लस हो गया, ये माइनस आया, ये प्लस हो गया, 240 इज इक्वल टू 240 मीटर आ गया ये। तो ये डिस्टेंस जो है 240 मीटर है। अब देखो, जब भी आपको दो साइडें दी और एंगल मालूम करना हो तो आसान सा तरीका होता है, टेंजेंट, ये दो साइड जो दे रखी हैं, एक लंब है, एक टेंजेंट थीटा मालूम कर लीजिए, कर्ण बट वो लंब बटा आधार, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन
परपेंडिकुलर अपॉन बेस 240 अपॉन 240, ये भी 240, ये भी 240 इज इक्वल टू 1। तो थीटा टेंजेंट 45 1 होता है, तो थीटा जो है आपका 45 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये होगा। ये तो हमने कर लिया। ओहो, ये देखिए पुशअप है, ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर ये पहला पैराग्राफ मैंने आपको बताया, अक्सर बताते हैं जो कि अपनी जगह फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आमतौर से कोई काम कर। पुशअप्स आर ए फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। These are these are helpful in almost all sports, including athletics. While the push-up primarily targets the muscles of the chest, arms, and shoulders, supports required from other muscles help in toning up the whole body. ठीक है, तो बता रहे हैं कि पुशअप से क्या फ़ायदा है, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। हाँ, कह रहे हैं नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप्स चैलेंज। एक पुशअप चैलेंज है, कोई मुकाबला हो रहा होगा। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। 3000 पुशअप्स जो है वो इस तरह के 1 घंटे में कर सकता है। बताइए कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से पहलवान भी नहीं कर पाएगा। बहरहाल ये कह रहे हैं 3000 पुशअप जो है 1 घंटे में कर लेते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो बट ही वांट्स टू अचीव ए टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली। वो चाहता है, पहले 3000 मतलब पुशअप्स लगा रहा था, अब जो है वो कितना, वो चाह रहा है 3900 मतलब हो जाए उससे, क्योंकि उसे कंपटीशन में हिस्सा लेना है। फॉर विच वो रेगुलरली प्रैक्टिस करता है। with each day of practice he is able to make 5 push-ups in 1 hour as compared to the previous day. He is able to make 5 पहले जैसे जितने बना रहा था, यानी 3000 बना रहा था, तो 5 ज़्यादा बढ़ाता जाता है। 3000, 3005, 3010, 3000 ऐसे ऐसे पुशअप्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे। फर्स्ट डे प्रैक्टिस ही मेक 3000 बनाता है पुशअप्स एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज, जब तक कि उसके 3900 नहीं होगा। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखते हैं, आपको एक एपी बनानी है। फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड hence find the minimum number of days he needs to practice before the day he जब वो 3900 भी बताए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नीतीश टू द डे। चलिए, क्वेश्चन जो है इनका ये है कि एक लड़का नीतीश है, वो एक कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है। वो एक पहले दिन जो है 3000 ये जो है पुशअप्स लगाता है। दूसरे दिन जो है अब वो प्रैक्टिस ऐसे कर रहा है कि 5 जो है रोज़ाना इंक्रीज़ कर रहा है। तो फिर दूसरे दिन वो ये बना देगा जो एपी में बना रहा हूँ। तीसरे दिन जो है वो ये इतने हो जाएंगे, और करते करते वो चाहते हैं कि ये 3900 जो है 3900 उसके हो जाए। तो ये तो हमारी एपी आ गई, इस द एपी। ये एपी जो बनाने के लिए कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसे कितने दिन लगेंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट टर्म कितनी है 3000, डी कितना है 3000 माइनस 3005 माइनस 3000। ठीक है, एन हमें मालूम करना है कितने दिन उसे लगने, 5 बार। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। तो ये 3900 है, ये हमेशा ए एन होता है इधर जो लिखा हुआ होता है। ये शुरू में वो 3000 लगा रहा था। एन हमें मालूम करना है कितने दिन में लगाना है उसे, और डी जो है 5 है। तो ये जो है, ये देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं। तो 3000 इधर आएगा, 3900 माइनस 3000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ये आ गया 900, ये आ गया एन माइनस 1 5। तो 900 अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 5 से कैंसिल किया 180 आ गया।
तो n इज इक्वल टू 180 प्लस 1, ये आ जाएगा 181। ठीक है, तो 181 दिन में जो है उसका ये टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये 3900 है, ये 3000 है, ये एन माइनस इंटू 5 है। तो इसको इधर ले आए तो हमारे पास 900 आ गया, 5 से डिवाइड किया हमने इधर लाने के बाद, तो ये 180 आ गया, एन माइनस वन की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो है ये एक चीज़ और कह रहे हैं कि उसने इन दिनों में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे द गोल इज अचीव्ड। तो हमें मालूम करना है सीधा सीधा सम, वो मैं यही छोटा सा है कर लेता हूँ, और वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, n/2 a प्लस एल। n/2 181/2, ए कितना है 3000, और वो कितना है 3900। ठीक है, इज इक्वल टू 181/2 इंटू, ये माइनस, ये प्लस कर लीजिए, 2 0 आ गए, ये 2 0 आ गए, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, 2 0 2 0 6, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 3 6, 2 4 5 0। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए, जगह कम है, एक और पेज लेना पड़ेगा। सबसे अच्छा ये कि इसे आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नंबर ऑफ पुशअप्स आ जाएंगे। इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।